हेलो बच्चों, आज बेटा हम लोग शुरू करेंगे एस ब्लॉक को ही, जिसमें थोड़ा सा एक दो दिन का गैप रह गया। उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे बात करेंगे। तो बेटा लेक्चर नंबर 1 में आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था और केमिकल प्रॉपर्टी में हमने ग्रुप 1 के लास्ट आर्टिकल ग्रुप 1 का आपने पढ़ा था मेरे साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में आपने जानकारी लिया है। बेटा अब हम ग्रुप 2 के आगे अगर उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो ग्रुप 2 की बात करते हैं। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स MCO3 टाइप का कार्बोनेट फॉर्म करते हैं और इनको भी अगर हम हीट करते हैं तो ये भी मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाते हैं। यानी कि चाहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम हो, अगर सरकार इसका कार्बोनेट है आपके पास और आप उसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। बहुत नॉर्मल सी बात है। अब हम इस कार्बोनेट की दो चीजों को डिस्कस करेंगे आपके साथ। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है थर्मल स्टेबिलिटी। पीछे इसको मैंने बताया हुआ था बट फिर भी एक रिकॉल करा दे रहा हूं। थर्मल स्टेबिलिटी और नंबर 2 है सॉल्युबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी ये चेक करने का मैंने आपको बहुत बेहतरीन सा मेथड बता रखा था। आपको चुपचाप थर्मल स्टेबिलिटी चेक करते वक्त देखना है कि जो एनायन वाला हिस्सा है वो पॉलीएटॉमिक है या मोनोएटॉमिक है। अगर वो पॉलीएटॉमिक है तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी ये भी पॉलीएटॉमिक है तो थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ जाएगी। यानी BeCO3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम होगी और BaCO3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी के बारे में भी मैंने आपको बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट दिया था, फिर से याद दिला देता हूं। सॉल्युबिलिटी में आपको देखना है कितनी बातें। सॉल्युबिलिटी में आपको देखना है कि R एनायन R कैटायन से काफी बड़ा तो नहीं, बिल्कुल भाई काफी बड़ा है, कार्बोनेट आयन है। और अगर R एनायन R कैटायन से काफी बड़ा होगा तो टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी घटती थी। लेकिन ये बात कहां कहां लागू नहीं होती है वो भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था ग्रुप 1 के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट और इसके साथ साथ ग्रुप 2 के ऑक्सलेट्स में ये बात लागू नहीं होती है। तो वहां पे क्या होता है, यानी वहां पे इसका उल्टा हो जाएगा, यानी टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर किसी बच्चे के मन में ये विचार आता हो, ये बात आती हो, ये थॉट आता हो कि ऐसा क्यों, तो मैं फिर से बता देता हूं। पिछले लेक्चर में भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया था थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का। इस लेक्चर में भी वो लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आप उसको जरा ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे का भी लॉजिक समझ में आ जाएगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी में एनायन काफी बड़ा है, भाई कार्बोनेट एनायन है, एनायन काफी बड़ा है तो यानी यही केस फॉलो होगा। अगर यही केस फॉलो होगा तो ये एनायन काफी बड़ा है, लेकिन ग्रुप 1 का ना तो कार्बोनेट है, ना बाइकार्बोनेट, ना सल्फेट और ना ही ग्रुप 2 का ऑक्सलेट, यानी रेगुलर ट्रेंड चलेगा। रेगुलर ट्रेंड क्या है? टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी कम होगी। यानी कि BeCO3 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा और BaCO3 की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। बेटा इतनी बात के बाद हम आते हैं ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट के बारे में। ये बातें पिछले लेक्चर में भी आपको थोड़ी बहुत समझा दी गई थी, मैं एक बार रिकॉल कराने के पर्पज से आपको बता रहा था। अब जब हम बात करेंगे ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट की तो वहां पे आपको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप 2 में कोई भी सॉलिड फॉर्म में बाइकार्बोनेट्स पाए ही नहीं जाते। सॉलिड फॉर्म में MHCO3 का होल ट्वाइस ये पाया ही नहीं जाता है। मीन्स the bicarbonate of group 2 exists in liquid form only, means the bicarbonate of group 2 means BeHCO3 का whole twice, and similarly
BaHCO3 का होल ट्वाइस। दे ऑल आर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट नॉट इन सॉलिड स्टेट, यानी ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अब जानकारी के तौर पे अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो किसी भी बाइकार्बोनेट, जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, ग्रुप 2 का आप कोई भी बाइकार्बोनेट अगर लेते हैं तो ध्यान रखना बेटा इनऑर्गेनिक है, ऐसे इतना आसान नहीं है। आप अगर किसी भी भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर लेंगे तो वहां पे भी आपको इनऑर्गेनिक का कितना डाटा दिया जाता है आप अच्छे से जानते हैं। जो बच्चे 11th-12th का प्रिपरेशन कर चुके हैं, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो जो भी एजुकेशनल के बड़े बड़े हब हैं, बॉम्बे हो, जो भी जगह है जहां पे कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कराए जाते हैं, महाराष्ट्र में लातूर हो, हर जगह आपको कितना कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, ये आप भली भांति जानते हैं, इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो ध्यान रखना, जो भी कुछ बताऊंगा उसका कोई काट नहीं है। तो जब इसको हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है मेटल ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ साथ ये प्रोड्यूस कर देता है वाटर। ये रिएक्शन काफी जानने के लायक है, यानी कि इस रिएक्शन से हम जान पाएंगे कि हीट देने पर क्या होता है। तो अभी तक हमने जाना कि ग्रुप 2 का बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात हमने जाना कि सब के सब लिक्विड स्टेट में होते हैं। और तीसरी बात हमने जाना कि हीट करने पे ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी में ही आगे चलेंगे और आगे चल के आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी जो बहुत ही बेहतरीन है, जो आपको तरह तरह से समस्या खड़ी करती हैं। एक बार मैं एक ऐसे ही अपने मन से बताना चाहता हूं, इसको तुम गौर से सुन लेना और इतनी बातें बहुत मदद करेंगी। कुछ बच्चों को अभी भी मेरे पास मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं कि सर हमें थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी में कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं इसको जरा सा एक बार समअप कर देता हूं कैसे? जब भी तुमसे पूछेगा सॉल्युबिलिटी, तो एक बार बता रहा हूं, अब नहीं बताऊंगा, याद रखना। सॉल्युबिलिटी पूछेगा तो तुम्हें 3 चेक लगाने हैं। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इन 3 चेक से बाहर नहीं जा पाएगा। सबसे पहला चेक क्या है कि अगर R एनायन R कैटायन से काफी बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में टॉप टू बॉटम जाने पर, यानी R एनायन R कैटायन से काफी बड़ा हो और टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो टॉप टू बॉटम जाने का मतलब समझ लेना कि जैसे सल्फेट आयन है तो लिथियम का भी सल्फेट हो, सोडियम का भी सल्फेट हो, पोटेशियम का भी सल्फेट हो, मींस कि R एनायन इज वेरी 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 ग्रेटर देन R कैटायन एंड एनायन इज फिक्स्ड। चलो ये भी लिख दे रहा हूं, एनायन इज फिक्स्ड यानी बदलेगा सिर्फ कैटायन। तो ऐसी स्थिति में टॉप टू बॉटम जाने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी बेटा क्या होती है? सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है। क्यों घटती है इसका जवाब मैं देने चलूंगा तो बहुत बड़ा डेरिवेशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, मैंने उस पर एक लेक्चर डाल रखा है। दूसरी बात कि ये क्या क्या नहीं होने चाहिए, यानी कि ये कॉन्सेप्ट का फेल होता है, वो ज्यादा जरूरी है जानना। ये कॉन्सेप्ट फेल होता है 3 जगहों पे। ग्रुप 1 के कार्बोनेट में फेल हो जाता है, ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट में फेल हो जाता है, और इसके साथ साथ HCO3- और इसके साथ साथ ग्रुप 1 के सल्फेट में फेल हो जाता है, और ग्रुप 2 के ऑक्सलेट में फेल हो जाता है। फेल हो जाने का क्या मतलब है कि अगर एनायन इनमें से कोई है तो टॉप टू बॉटम जाने पर जहां सॉल्युबिलिटी घट रही थी वहीं अब बढ़ जाएगी। आई बात समझ में या नहीं आई? अगर इस चेक से आपकी बात नहीं बनती है तो दूसरा चेक आप लगाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि R एनायन लगभग बराबर हो R कैटायन के, यानी एनायन और कैटायन के साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। ऐसा कब होगा? जब मोस्टली मोनोएटॉमिक एनायन होंगे, पॉलीएटॉमिक एनायन होंगे तो उनकी साइज ऑब्वियसली है कि बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मोनोएटॉमिक एनायन या बहुत ज्यादा डाई, जैसे OH आयन वगैरह है तो डाइएटॉमिक हो गया। डाइएटॉमिक या मोनोएटॉमिक है तो वहां पे ये केस चलता है, क्योंकि उस वक्त एनायन कैटायन से बड़ा तो होता है बट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं
एल्कली मेटल के फ्लोराइड, एल्कली मेटल के फ्लोराइड और एल्कली मेटल के आयोडाइड, इन तीन में एक्सेप्शन चलता है। कैसे एक्सेप्शन चलता है ये भी आपको नीचे दिए गए लिंक से पता चल जाएगा। ये दो चेक आप लगाएंगे तो दो चेक में पहला ये इसका एक्सेप्शन ये, दूसरा ये और इसका एक्सेप्शन ये, इसी को मैं तीसरा पॉइंट बोल देता हूं। इन्हीं इतनी बातों में दुनिया की सारी बात खत्म हो जाएगी। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि सर नहीं इससे भी अच्छा कुछ है मेरे पास, तो जाओ निकाल के दिखा देना, तो बताना मुझे इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। किसके बारे में जानने को? सॉल्युबिलिटी के बारे में जानने को। सिमिलरली ऐसे ही थर्मल स्टेबिलिटी जानना है। थर्मल स्टेबिलिटी में दो चेक चलेगा। पहला चेक कि एनायन पॉलीएटॉमिक तो नहीं, जैसे कार्बोनेट आयन हो गए, सल्फेट आयन हो गए, नाइट्रेट आयन हो गए। अगर एनायन पॉलीएटॉमिक है तो टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और अगर मोनोएटॉमिक है Cl माइनस Br माइनस इस तरह से, तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो है टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। इतनी बातों से ही हम हर जगह पे रिजल्ट निकालते हैं। उम्मीद करता हूं कि दूसरी बार बता रहा हूं तो आपको ये सब चीजें समझ में भी आई होंगी तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई होंगी तो मेहनत करिए। ये मैंने क्यों बताया ये अब आप आगे देखते चलें और बातों को समझते रहें। इतनी बात अगर जान जाओगे तो रटना नहीं पड़ेगा, और जब रटने से मुक्त हो जाओगे तो थोड़ा पढ़ने में भी मजा आएगा और वो तुम्हारे लिए टेक्निकली काफी सही रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। बेटा अब मैं बात करना चाहता हूं ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड की। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके बारे में हम बहुत कुछ डील करेंगे। सबसे पहली बात तो जानते रहिएगा कि ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड है वो कैसे होते हैं। LiOH, NaOH और इसी तरह से लास्ट जा करके लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीरियम CSOH। इसी तरह से यहाँ BeOH का होल ट्वाइस और यहाँ जाके क्या हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइस। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो Li2O होता है ये लिथियम का ऑक्साइड है, ये जब रिएक्ट करता है वाटर से तो ये लिथियम का हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी तरह से जब सोडियम यानी कि Na2O2 सोडियम का पेरोक्साइड बनता है, और किसका पेरोक्साइड बनता है? सोडियम का पेरोक्साइड बनता है और किसी का नहीं, बाकी सबका सुपर ऑक्साइड बनता है। ये जब वाटर से रिएक्ट करता है ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड भी देता है और साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है प्रोडक्ट में। अब आगे हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स आ जाएंगे। सुपर ऑक्साइड्स जो हैं हमारे पास मींस MO2 काइंड ऑफ, when they will react with water they form corresponding hydroxide and peroxide and oxygen। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, जानने योग्य है, क्योंकि कई बार ये रिएक्शन में ही पूछ लेता है। यानी कि जो ऑक्साइड है वो तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड देता है पानी से रिएक्ट करके, लेकिन जो पेरोक्साइड है वो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड तो देता ही देता है, साथ साथ में पेरोक्साइड भी बनाता है। कौन सा पेरोक्साइड? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन जितने सुपर ऑक्साइड्स हैं जस्ट आफ्टर द पोटेशियम, ये सब डिटेल में पढ़ा चुका हूं, ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं और पेरोक्साइड भी बनाते हैं और साथ साथ ऑक्सीजन भी देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे अपनी तरफ से आपको बताना था। अब मैं इन हाइड्रोक्साइड्स की बात करूं, ऐसा यहां कुछ नहीं चलता। ग्रुप 2 में सारे ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करते हैं और चुपचाप क्या बना देते हैं? करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। इसलिए यहां कुछ जानने योग्य नहीं है, जानने के लायक नहीं है, या कुछ अगर जानना भी है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप 2 में सिंपली ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बना देता है और बाकी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। सरकार अब जब हम आगे चलेंगे तो मैं इंटरेस्टेड हूं कितनी बातों के लिए। एक तो जानना चाहता हूं थर्मल स्टेबिलिटी, दूसरा जानना चाहता हूं बेसिक कैरेक्टर, तीसरा जानना चाहता हूं सॉल्युबिलिटी। उम्मीद करता हूं कि आप इन तीनों बातों को पूरे रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे। इसके भी केस में मैं 3 बातें जानना चाहता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी जानना चाहता हूं, बेसिक कैरेक्टर जानना चाहता हूं
और मैं सॉल्युबिलिटी भी जानना चाहता हूं। शॉर्ट फॉर्म में SOL लिखा है, सॉल्यूशन मत समझ लेना, सॉल्युबिलिटी भी जानना चाहता हूं। आओ देखते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी में मैंने कहा था 2 चेक लगाना। पहला चेक लगाना कि कहीं एनायन पॉलीएटॉमिक है, या दूसरे चेक में क्या है, एनायन मोनोएटॉमिक है। तो देखते ही पता लग गया कि इट इज डायएटॉमिक व्हिच कम्स अंडर पॉलीएटॉमिक कंडीशन। तो अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी LiOH का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगा और CSOH का सबसे ज्यादा हो जाएगा। बेटा बीच में मैंने जिन्हें नहीं लिखा उन्हें आप लिख लेना अपनी कॉपी में। बेसिक कैरेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हम जानते हैं कि कैटायन की साइज बढ़ेगी, और जब कैटायन की साइज बढ़ेगी तो फजान बोलता है कि जितना बड़ा कैटायन होगा पोलराइजेशन पावर उतना कम होगा, और पोलराइजेशन पावर जितना कम होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम होगा, और आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा पानी में टूटने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, और जो पानी में अच्छे से टूट जाएगा वो मच मोर बेसिक होगा। ये बात जानते रहना अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में मैं फजान रूल का भी लिंक दे दूंगा, जहां थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी पढ़ाया है उसी लेक्चर में मैंने फजान रूल को भी पढ़ाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्योंकि कैटायन की साइज क्या होगी, बढ़ेगी। कैटायन की साइज बढ़ेगी तो उसका पोलराइजेशन पावर कम होगा, पोलराइजेशन पावर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो पानी के अंदर वो चीजें इजीली टूट जाती हैं जो मोर आयनिक होती हैं। तो कौन अच्छे से टूटेगा, SiOH, और CSOH, और कौन कम टूटेगा, LiOH। तो जो ज्यादा टूटेगा पानी के अंदर वो ज्यादा OH आयन देगा, और जो ज्यादा OH आयन देगा वो मोर बेसिक होगा। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी में जानते रहिए, सॉल्युबिलिटी में आपको ध्यान रखना है ये है हाइड्रोक्साइड। अब सॉल्युबिलिटी में जब आप इनके हाइड्रोक्साइड्स को देखेंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला चेक क्या चलता था सॉल्युबिलिटी में कि कहीं एनायन कैटायन से बहुत बड़ा तो नहीं भाई, यहाँ बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एटम है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। बहुत बड़ा माने ऑक्सलेट, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सब काफी बड़े हैं, लेकिन ये नॉर्मली बड़ा है। यानी अगर ये नॉर्मली बड़ा है तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बेटा इंक्रीज कर जाएगी। तो LiOH की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी और CSOH की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। आओ यहां देख लो, थर्मल स्टेबिलिटी सेम तरीका, यानी टॉप टू बॉटम जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये हो गया BOH का होल ट्वाइस, और ये क्या हो गया सरकार, BOH का होल ट्वाइस। सेम तरीका, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कैटायन की साइज बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो पानी में टूटने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जो पानी में ज्यादा टूटेगा वो ज्यादा बेसिक होगा, और ज्यादा बेसिक होगा तो BaOH होल ट्वाइस कम बेसिक हो गया, और BaOH होल ट्वाइस क्या हो गया, मोर बेसिक हो गया। Now again we are going to talk about the solubility. Same concept will be followed, and the solubility of BOH whole twice is less, and the solubility of BOH whole twice is maximum. अब इन बातों को जानना चाहते हो तो जब तक डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक 56-57 मिनट 56 to 57 मिनट का एक लेक्चर है, जब तक उसे नहीं देखोगे तब तक इसकी आंतरिक बातों को, इंटरनल कॉन्सेप्ट्स को जानना इतना इजी नहीं है। तब तक इसको आत्मसात करना, इसको अपने साथ कैरी करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, अगर आप इनके पीछे के एक एक रीजंस को जानना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट द लिंक व्हिच इज एसोसिएटेड विद द इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बेटा हम चलेंगे और आगे बात करेंगे आपको केमिकल प्रॉपर्टी में। आज हम ऐसा करेंगे कि पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे, फिर पढ़ने को हमारे पास सिर्फ कंपाउंड्स के बारे में रह जाएगा, जिनसे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, और कभी पूछा भी जाता है तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 40-50 मिनट का लेक्चर बना दूंगा, खेल खत्म हो जाएगा। और याद रखना ये एस ब्लॉक कोई सामान्य एस ब्लॉक नहीं है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। आगे चलते हैं और आगे चल के बात कर लेते हैं हम सल्फेट की। अगर हम
ग्रुप 1 के सल्फेट की बात करते हैं और हम ग्रुप 2 के भी सल्फेट की बात करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ग्रुप 1 का सल्फेट कैसे होगा? Li2SO4 और उसके बाद Na2SO4 और उसके बाद K2SO4 हो जाएगा और उसके बाद Rb2SO4 हो जाएगा और उसके बाद CS2SO4 हो जाएगा। सिमिलरली ग्रुप 2 की बात की जाए तो BeSO4, MgSO4 और CaSO4 और SrSO4 और BaSO4, ये हैं हमारे पास सल्फेट्स। इनके बारे में मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं दो बातें जानना चाहता हूं और देखो मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मैं तो बहुत नॉर्मल सा इंसान हूं। जो नीट और जेई है वो दो बातें जानना चाहती है। क्या क्या? एक थर्मल स्टेबिलिटी और दूसरी बात जो है वो है सॉल्युबिलिटी। याद रखना, जितनी बार बच्चे पढ़ते हैं उतने कॉन्सेप्ट पे उनका माथा पच्ची होता है, लेकिन मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते रहना और आप इस कॉन्सेप्ट को जरा मैच करा देना। कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा। ये YouTube पे इतने सारे चैनल हैं, कहीं भी आप विजिट कर लीजिएगा और आप जरा देखिएगा कि क्या वहां पे आपको यही जानकारी मिल रही है। क्या इतने कम शब्दों में कोई है जो थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी को बांध सकता है? अगर बांध सकता है तो आप उसका भी स्वागत करिएगा। और देखिए ध्यान से यहां पर कि अगर हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की, तो मैं तो थर्मल स्टेबिलिटी में दो चेक लगाता भैया। पहला क्या, एनायन बड़ा है या छोटा। मैंने देखा कि एनायन काफी बड़ा है, मैं तो चुपचाप लिख दिया कि टॉप टू बॉटम जाऊंगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि Li2SO4 का सबसे कम होगा और CS2SO4 का सबसे ज्यादा होगा। सिमिलरली यहां अगर बात करता है थर्मल स्टेबिलिटी की, फिर मैंने देखा कि एनायन काफी बड़ा है, एनायन काफी बड़ा है तो BeSO4 का सबसे कम होगा और BaSO4 का सबसे ज्यादा होगा। सेकंड बात आ जाती है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी में याद रखना कि जब एनायन कैटायन से काफी बड़ा हो तो टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। पर ध्यान रखना कि क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ग्रुप 1 का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट, ओह माय गॉड, दिस इज द सल्फेट। यहां आपको ध्यान रखना है, यहां R एनायन बड़ा है R कैटायन से, उसके बाद भी टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी नहीं, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट में ये रूल फॉलो नहीं होता और साथ साथ ग्रुप 2 के ऑक्सलेट में भी। तो यहां पे पता लग गया कि दे आर द सल्फेट ऑफ ग्रुप 1। That's why even R anion is greater than R cation. When we move from top to bottom, the solubility will certainly increases. So मैं कह सकता हूं कि Li2SO4 की solubility सबसे कम है और CS2SO4 की solubility सबसे ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कहीं भी पूछ लेगा और पूछ लेगा तो पागल बना देगा। लेकिन दिस इज द ग्रुप 2 सल्फेट। अगर ग्रुप 2 सल्फेट है तो R anion is very very greater than R cation और उसके बाद टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये ना तो ग्रुप 1 का कार्बोनेट है, ना ही ग्रुप 2 का बाइकार्बोनेट है, ना तो ग्रुप 1 का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट है और ना ही ग्रुप 2 का ऑक्सलेट है। फिर से बोल देता हूं, R anion is very very greater than R cation, उसके बाद भी टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी कम। R anion is very very greater than R cation, फिर भी टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। कब कम नहीं होती है? जब ग्रुप 1 का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट या ग्रुप 2 का ऑक्सलेट, तो उसमें से कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये बात फॉलो की जाएगी, ये बात फॉलो की जाएगी। तो BeSO4 की सॉल्युबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा है और BaSO4 की सॉल्युबिलिटी क्या है? सबसे कम। देख लेना, बहुत भारी बातों में से एक है। इन दोनों को आप खोल के कंपेयर करा लो, कंपेयर कराओगे तो पाओगे कि ग्रुप 1 में तो सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है, बट ग्रुप 2 में सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ने के बजाय घटती है। क्यों? इसका रीजन आपको कहां मिलेगा? आपको मालूम है। याद रखना, बहुत जरा सी बातों में बातें खत्म हो जाती हैं और बहुत ज्यादा बातों में बातें नहीं खत्म होती हैं। मैटर ये होता है आपको बातें कैसे बताई जा रही हैं।
यहाँ इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलेंगे तो आगे की तरफ हमारे पास जानने के लिए बहुत सारी बातें हैं और उनको हम उसी क्रम में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और समझ करके मेमोराइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझने के साथ साथ याद हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। और याद तभी होगा जब एक सिस्टमैटिक रूल के तहत आप चीजों को जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। बेटा सल्फेट में अगर इतनी बात हो जाती है तो आगे मैं एक बात और खत्म कर देता हूं, जिसके बारे में मैं आपसे बोलता हूं कि सल्फेट के बाद आपको क्या बता दिया जाए। आपको बता दिया जाता है चलो नाइट्रेट्स। अगर मैं NO3 माइनस नाइट्रेट की बात करता हूं तो नाइट्रेट की बात करूंगा तो ग्रुप 1 में हमारे पास नाइट्रेट हो सकते हैं लिथियम Li NO3 NaNO3 और इसी तरह से CsNO3। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो BeNO3 का होल ट्वाइस और यहां क्या हो जाएगा BaNO3 का होल ट्वाइस। बेटा अगर हम यहां लिथियम के नाइट्रेट की बात करें तो जब इसको हीट किया जाता है तो Li2O बनाता है और साथ साथ में NO2 गैस रिलीज कर देता है। लेकिन अगर हम सोडियम के नाइट्रेट की बात करें तो काफी जानने लायक बातें हैं। ये एक हीट किया जाएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जामों में। तो ये बना देता है NaNO2 यानी नाइट्राइट। नाइट्रेट होता है, फिर ध्यान से देख लीजिए NO3 माइनस, दिस इज नाइट्रेट आयन। अगर कहीं है NO3 माइनस के बजाय NO2 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। अगर है कहीं N पे -3, दिस इज नाइट्राइड आयन। अगर कहीं N3 पे माइनस, दिस इज एजाइड आयन। तो शब्दों में कंफ्यूज मत होना। सोडियम जो है ये टूट करके नाइट्राइट करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट बना देता है, यानी कि NaNO2 दे देगा और क्या दे देता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देता है। बेटा ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देता है। लेकिन जब इसी को हम फर्दर, अगर हम इसको इसी NaNO3 को हीट कर दें लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये बना देता है Na2O और ऑक्सीजन और ये रिलीज कर देता है नाइट्रोजन गैस। या इसी NaNO3 को 800 के बजाय सोडियम के प्रेजेंस में हीट कर दें और हीट देते ही ये अगेन बना देता है Na2O, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस बना देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों में से एक बात है। ये बात बहुत अच्छे से समझते रहना। ये रिएक्शन जब भी पूछेगा तो आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे। तो इसको कैसे मेमोराइज करके रखा जाए, मैं कैसे याद रखता हूं कि लिथियम तो देता है ऑक्साइड, बाकी सारे क्या दे देते हैं, नाइट्राइट। यानी अगर हम मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे और वो लिथियम का नाइट्रेट हुआ तो क्या बना देगा, ऑक्साइड। बाकी किसी का हुआ तो क्या बना देगा, नाइट्राइट बना देगा। बेटा नाइट्राइट बना देगा अगर, तो यहां हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि देखें सोडियम ने क्या बनाया, नाइट्राइट बनाया। लेकिन टेम्परेचर रेंज भी मालूम होना चाहिए। अगर 800 है या सोडियम के प्रेजेंस में है तो ये भी क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये रिएक्शन अगर हो सके तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको आप लिख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है और बराबर पूछी जाने वाली बातों में से भी एक है। ऐसे अगर हम ग्रुप 2 के नाइट्राइट की बात करें तो बहुत आसान सी बात है, बड़ा नॉर्मल सा प्रक्रिया होता है। MnO3 का होल ट्वाइस, ये हीट किया जाएगा तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड दे देता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देता है। थोड़ा सा इंक डाल लेता मैं, 1 सेकंड का मुझे समय दीजिएगा।
ठीक है, हमने देखा तो हमने बताया कि भैया ये क्या बना देगा, ठीक है, सॉरी ये हमें NO2 देता है शायद, हाँ NO2 गैस बना देगा। आगे बेटा हम लोग चलेंगे तो आगे हम जब बात करेंगे तो आगे बातें कैसे क्लियर होंगी देखते चलिए, एक एक करके हम लोग चलेंगे और आगे की बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है जिसे जाना जा सकता है, क्या है जिसे छोड़ा जा सकता है, क्या है जिन पे जोर देने की जरूरत है। आगे हम कई चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ते हैं एसिड के साथ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन विथ एसिड, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। कोई ये ग्रुप 1 के मेटल है ये सोडियम, तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो करस्पॉन्डिंग सल्फेट बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। सिमिलरली यहाँ भी होता है, यानी कि ग्रुप 2 भी रिएक्ट करेगा तो करस्पॉन्डिंग सल्फेट बना देगा और क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। अब और बताते हैं लोग की फॉर्मेशन ऑफ अमेलगम। अमेलगम भी बहुत आसान है, अमेलगम का जो फॉर्मेशन है वो भी बहुत आसान है। देखिए ग्रुप 1 का चाहे हो चाहे ग्रुप 2 का मेटल हो, ये दोनों मरकरी में घुलते हैं, ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व होते हैं किसमें, मरकरी में, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। मरकरी में घुल जाना ही अमेलगमेशन कहलाता है और ये अमेलगम फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। फिर से बोल देता हूं, ग्रुप 1 के मेटल भी मरकरी में घुलते हैं, ग्रुप 2 के मेटल मरकरी में घुलते हैं। मरकरी में घुलने की प्रक्रिया ही फॉर्मेशन ऑफ अमेलगम कहलाता है और ये प्रोसीजर जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ये नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन था। आगे चलेंगे और बची हुई बातों को कंक्लूड करेंगे तो देखते हैं कि कुछ और बच पाता है, कुछ और अच्छा मुझसे निकल पाता है या इधर ही मेरी बात समाप्त हो जाएगी। हाँ, सल्फाइड है, जानने लायक एक बात है सल्फाइड। सल्फाइड्स कैसे बनते हैं जान लीजिए। जो ग्रुप 1 है इसके सल्फाइड कैसे बनते हैं। एक तो जो इसके सल्फाइड हैं ये सोडियम Na+ और Na2S और Na2SN टाइप का बनाता है, जहां पर N2 3 4 5 ... कुछ भी हो जाता है, जिगजैग स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कहीं आ गया S4 पे -2 तो ये S1 2 3 4, यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगा देना। 5 होगा तो यहीं से एक बढ़ा देना, S कर देना, यहाँ माइनस लगा देना, यानी जिगजैग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसका जो पॉलीमेरिक कंपाउंड बनता है। यानी कि सल्फाइड बहुत ही आसान है। एक तो Na2S टाइप का बनता है, एक Na2SN टाइप का बनता है। इसका जो सल्फाइड है, इसके जो सल्फेट्स है ना, जैसे मान लो कि MsO4, इनको जब हीट किया जाता है तो ये MS टाइप के सल्फाइड बना देते हैं। इतनी बातें हो गई सल्फाइड की। अब मेरे हिसाब से जानने के लिए जो भी कुछ बचा है वो सिर्फ एक बात है, वो है कार्बाइड। और तुम इसे जरा ध्यान से सुनना क्योंकि मैं इसे बताऊंगा काफी डिटेल में। कार्बाइड की बात की जाए तो कार्बाइड में ग्रुप 1 है और हमें ग्रुप 2 है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ग्रुप 1 में लिथियम तो डायरेक्टली कार्बन से रिएक्ट करके लिथियम का कार्बाइड बना देता है, लेकिन बाकी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे सोडियम हुआ या पोटेशियम हुआ, ये एसिटिलीन गैस से रिएक्ट करते हैं और प्रक्रिया बहुत सामान्य है, मैं आपको समझा सकता हूं। ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस पे डेल नेगेटिव तो हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव तो हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव। क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है। मान लो 2 मोल सोडियम है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 मोल ये हाइड्रोजन ले लेगा, 1 मोल ये हाइड्रोजन, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आ जाएगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। जो 2 मोल सोडियम थे वो 2Na+ बनाए रहेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा, Na2C2, सोडियम का कार्बाइड बन गया। यानी कि अगर हमें यहाँ ग्रुप 1 की बात करनी है तो लिथियम तो डायरेक्ट कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बना देता है, बट लिथियम के बाद के लोग डायरेक्ट रिएक्ट करके कार्बाइड नहीं बना सकते हैं, उनको एसिटिलीन गैस से रिएक्ट कराया जाता है
जिसे हम इथाइन भी बोलते हैं, और उससे रिएक्ट कराने के बाद हम करस्पॉन्डिंग कार्बाइड को पाते हैं। बेटा अब यहां मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो काफी जानने के लायक हैं, क्योंकि ग्रुप 2 में डायरेक्ट कार्बाइड नहीं बोल सकता, ग्रुप 2 में कुछ बताऊंगा तुम्हें। जान लीजिए कि कार्बाइड एक तो आयनिक होता है, एक कोवैलेंट होता है, और एक इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स होते हैं। अब जरा देखिए इन पे कई तरीके के क्वेश्चंस बनाता है। जैसे आयनिक कार्बाइड की बात करें तो आयनिक कार्बाइड मेरे देखें तो 3 काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक है मीथेनाइड। मीथेनाइड उसे बोलते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करने पे मीथेन गैस रिलीज करे। दूसरा है इथेनाइड। इथेनाइड उसे बोलते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करके इथेन गैस रिलीज करे। और चौथा है एलिलाइड। एलिलाइड उसे बोलते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करके प्रोपेन गैस रिलीज करे। सरकार इसके एग्जाम्पल्स भी दे देता मैं आपको, जरा गौर से देखना आयनिक कार्बाइड के बारे में। हमने आपको बताया कि कार्बाइड मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला कार्बाइड होता है आयनिक, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आयनिक भी कई पार्ट में बटे हुए हैं। सबसे पहले देखिए मीथेनाइड कार्बाइड की बात करते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, चलो यही लिख देता हूं, तुम ध्यान से देखना। Al का 4, C का 3। अगर इसको आप तोड़ोगे तो जरा देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 4Al + 3 + 3C पे -4। तो जरा देखिए C पे -4 है, ये जब रिएक्ट करेगा पानी से तो 4 हाइड्रोजन ले लेगा और मीथेन गैस बना देगा। यानी अकेला कार्बन है तो कौन सी गैस बना पाएगा, मीथेन गैस ही बना पाएगा। तो ध्यान रख लेना कि ये पूछेगा कि which one is the given option is methanide carbide, तो जान लेना जैसे कि Al4C3 ये हमारा किसका एग्जांपल है, मीथेनाइड कार्बाइड का एग्जांपल है। क्योंकि ये पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, पानी से रिएक्ट करेगा सतह तो बना देगा क्या, मीथेन गैस। जैसे कोई कहे Ba और ये है Ba, ये ऐसे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो लिखा हुआ जब मिलेगा कैसे मिलेगा, Ba2C। अगर कहे Ba2C क्या है तो ये भी क्या है, पानी से रिएक्ट करेगा। जरा तोड़ो, देखो जरा ये कैसे टूटेगा, 2Ba + 2 + C पे -4, दिस इज ऑल्सो मीथेनाइड कार्बाइड। तो जान लो कि पानी से रिएक्ट करके ये भी क्या देगा, मीथेन, और ये भी क्या देगा, मीथेन। यहां अगर मैं आ जाऊं, अगर कहीं लिखा है Al2 और C2 का 3, तो C2 का 3 जरा देख लीजिए, ये 2 कार्बन है, इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, वो ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना बेटा। इसको जब आप तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा, 2Al का +3 + 3C2 का -2। देखो C2 का -2 यानी ये क्या इथेन गैस दे सकता है 2 हाइड्रोजन लेकर के, और इथेन गैस लेगा तो इथेनाइड हो जाएगा। इसी तरह से BaC2 भी मिल सकता है, इसी तरह से SrC2 भी मिल सकता है। तो ये सब क्या हो गए बेटा, हमारे इथेनाइड कार्बाइड हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों में से एक है। सिमिलरली जब मैं इसके लिए बात करूंगा तो जैसे कहीं लिखा है Mg2C3। अब Mg2C3 लिखा है तो देखो रहा क्या होगा, C इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2Mg पे +2 यानी 2 2 या 4 +4, तो C3 पे -4, C3 पे -4 है, यानी अगर ये 4 हाइड्रोजन पा जाए तो कौन सा गैस बना देगा, 3 कार्बन को कंटेन किया हुआ गैस जिसको बोलते हैं प्रोपेन। तो ये क्या हो जाएगा, एलिलाइड कार्बाइड हो जाएगा। तुम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, मैं स्ट्रक्चर भी दिखाने में माहिर आदमी हूं। देख लीजिए 1 2 3, अगर मैं ऐसे कर दूं, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज और इसका एक बॉन्ड बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं।
यहाँ पे रेड पेन से -3 नेगेटिव चार्ज दिखा देता हूँ। ये है इसका स्ट्रक्चर। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई आयनिक कार्बाइड की। अब जानते रहना कि आयनिक कार्बाइड को हमेशा मेटल ही बनाते हैं। कौन बनाता है? मेटल ही बनाते हैं आयनिक कार्बाइड को। आयनिक कार्बाइड के बाद जब बच्चा पढ़ेगा किसको, आयनिक कार्बाइड के बाद जब बच्चा पढ़ेगा कोवैलेंट कार्बाइड को, तो बहुत नॉर्मल से एग्जांपल है, जैसे सिलिकॉन का कार्बाइड कैसा होता है? कोवैलेंट होता है सिलिकॉन का कार्बाइड। या B4C ये भी कैसा होता है? कोवैलेंट होता है। तीसरा था इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल यानी कि कौन कौन, D ब्लॉक और F ब्लॉक के, वो बनाते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड। और इंटरस्टिशियल कार्बाइड में कार्बन जो है ऑक्टाहेड्रल होल्स में प्रेजेंट होता है या ऑक्टाहेड्रल वैकेंट स्पेस में प्रेजेंट होता है। याद रखना क्या क्या बोल रहा हूं। जो हमारा इंटरस्टिशियल कार्बाइड होता है उसको कौन बनाते हैं? ट्रांजिशन मेटल। कौन कौन? D ब्लॉक और F ब्लॉक के। और दूसरी बात क्या कि कार्बन कहाँ होता है? ऑक्टाहेड्रल होल में। तीसरी बात इसके बारे में जानने लायक क्या है कि ये जो है डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट जो होती है ना, वो पेरेंट मेटल से भी ज्यादा होती है। बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है क्या कि जो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट है किसकी, इंटरस्टिशियल कार्बाइड की, वो पेरेंट मेटल से भी क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। इतनी बातों से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको S ब्लॉक में अब केमिकल प्रॉपर्टी में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आगे के लेक्चर में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।